नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार बोर्ड टू स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि साइंस जो होता है वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है ना। तो इसमें करते क्या है, आप लोग एनसीईआरटी को रटना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको भी पता है कि साइंस जो होता है इतनी छोटी सिलेबस है नहीं। तो यहाँ पे मूव टू स्टडी चैनल पर साइंस आपके स्टार्ट की जा रही है। और यहाँ साइंस के जितने भी चैप्टर है, जैसे कि फिजिक्स में आपका मोशन आ जाएगा या जो भी चैप्टर होगा, आपकी यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। और लेक्चर के बाद आपको अगर चाहोगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर देंगे। और हैंड रिटन जो नोट्स होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, दोनों भाषा में होगा। ठीक है ना। इसमें आपको करना क्या है कि अगर आप इस लेक्चर्स को सुन लेते हो ना, अगर इस लेक्चर्स को सुन लेते हो तो आपकी जो भी चैप्टर चल रही होगी वो पूरी तरीक़े से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको आज की क्लास में फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ और फिजिक्स में मोशन यानी कि गति बताने वाला हूँ। गति को अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे पता है फिजिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, फिजिक्स। और फिजिक्स में आज जो बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ, मोशन। क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, मोशन। और मोशन को हिंदी में क्या बोली जाती है, गति बोली जाती है। क्या बोली जाती है, गति बोली जाती है। ठीक है। तो आज का चैप्टर क्या होने वाला है, मोशन होने वाला है। तो मोशन में जैसे कि इस दुनिया के जितने भी वस्तुएं होती है, क्या होती है, इस दुनिया के जितने भी वस्तु है यानी कि ऑब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो इनकी अवस्था अगर देखोगे, क्या इनकी अवस्था, तो अवस्था यानी कि इनकी स्टेट, तो इनकी स्टेट क्या हो सकती है, या तो विराम की अवस्था में होंगी। क्या, विराम की अवस्था, विराम की अवस्था, विराम की अवस्था यानी कि एट रेस्ट, किस में होगी, एट रेस्ट में होगी। या तो गति, गति की अवस्था, गति की अवस्था को देखें तो इसे बोली जाती है इन मोशन। क्या बोली जाती है दोस्तों, मोशन बोली जाती है। ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु की दो ही अवस्था हो सकती है, या तो विराम की अवस्था हो सकती है या तो गति की अवस्था हो सकती है। और विराम और गति की अवस्था का हम निर्धारण ये कैसे कर सकते हैं कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या कोई वस्तु कब गति की अवस्था में है, ये हम कब बोल सकते हैं सर, ये बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या दो यहाँ पे पॉइंट को देखना रहता है, और वो क्या होता है, एक यहाँ पे हम टाइम देखते हैं। टाइम को हिंदी में समय बोली जाती है। क्या बोली जाती है, समय। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक कार लगी हुई है, और ये कौन सी कार है, ये ऑडी कार है। कौन सी कार है, ये ऑडी कार है। देख रहे हैं ना ऑडी कार कितनी अच्छी है। और इस ऑडी कार पे कौन बैठा हुआ है, इसको ड्राइव कौन करा रहा है, टी.एच. मॉर्गन। कौन चला रहा है, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन जी क्या कर रहे हैं, इस कार को चला रहे हैं। और इसके बगल में यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे जैसे टी.एच. मॉर्गन के जस्ट सामने ही कौन खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा जो है ना, इसका हम क्या बनाते हैं, कान बना देते हैं, नाक, ये देखो केस वगैरह हो गया। और ये आपका कौन है, पुष्पाराज है। कौन है, ये पुष्पाराज है। वाह सर, ये पुष्पाराज तो बड़ी सुंदर दिख रहा है। हाँ बड़ी सुंदर दिख रहा है, देख रहे हैं कैसे दिख रहा है। तो पुष्पाराज यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है। क्या है दोस्तों, ऑब्जर्वर है। अभी जैसे ऑब्जर्वर है, पुष्पाराज को हम ऑब्जर्वर मानते हैं। ये पुष्पाराज यहाँ पे खड़ा होकर ऐसे कार को देख रहा था, और कुछ समय के बाद इधर भी, कुछ समय के बाद भी देख रहा है। कुछ समय के बाद यानी कि टाइम, कुछ समय के बाद देख रहा है जो कार जहाँ था वहीं के वहीं पर है। इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुई है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुई है। अरे ये बात समझ में ना, क्योंकि वहाँ पर पुष्पाराज खड़ा है, तो वो कार तो जहाँ पर है वहीं के वहीं पर था, वो आगे बढ़ा ही नहीं, आगे एकदम वैसे खड़ा हो गया था। तो इससे ये पता चलता है जो कार की जो स्थिति थी ना, ये विराम की अवस्था में, किसकी अवस्था में है, विराम की अवस्था में। यदि
समय और प्रेक्षक के सापेक्ष, यदि समय और प्रेक्षक के सापेक्ष ऑब्जर्वर को हिंदी में क्या बोली जाती है? प्रेक्षक बोली जाती है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि समय और प्रेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विराम की अवस्था में है, यानी कि रेस्ट में है। अगर समय और ऑब्जर्वर के सापेक्ष देखोगे, अगर उसकी स्थिति में, उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वह वस्तु विराम की अवस्था में है। आगे बात समझ में। दूसरी बात ये होता है कि पुष्पराज कुछ समय के बाद ये क्या करता है? इधर आ जाता है। कौन आ जाता है? पुष्पराज। पुष्पा, ये कौन है? पुष्पराज। देख रहे हो ना, ये कितना अच्छा यहाँ पे पिक्चर बनाई जा रही है। ये पुष्पराज है और ये जैसे पीछे आता है, पुष्पराज अब इधर से इधर आ गया, तब एक कार लेकर यहाँ से जैसे इधर आया तो टी.एच. मॉर्गन यहाँ पे क्या करता है? ये देखता है कि ये कार, अभी ऑडी कार जो चला रहा था टी.एच. मॉर्गन, तो पुष्पराज इधर देख रहा था। जैसे ही इधर घूम रहा है तो देख रहे तो कार तो इधर से इधर हो गया, तो कार इधर जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा था आगे की ओर। तो इससे ये पता चलता है कि यदि समय, ये पुष्पराज आपके क्या है? प्रेक्षक है। क्या है? ये आपका प्रेक्षक है। प्रेक्षक को अगर देखा जाए तो इसी को ऑब्जर्वर बोला जाता है। तो ये यहाँ पे ये पता चल रहा है, यदि समय और प्रेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, उसकी पोजीशन में बदलाव हो जाता है, तो वह वस्तु गति में है। ये आपका कौन सी कार है? ये ऑडी कार है। कौन चला रहा है? टी.एच. मॉर्गन जी चला रहे हैं इस कार को, ठीक है ना। अब इनकी पोजीशन में ये कार समय और प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर के सापेक्ष अगर देखोगे, उसके रिस्पेक्ट में देखोगे, तो इसकी स्थिति में बदलाव हो गई है। तब हम इसे क्या बोलेंगे कि ये गति में है, ये मोशन में है, इन मोशन, राइट, ठीक है ना। अब गति को समझने के लिए इसकी कुछ प्रकार, यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम कब बोल सकते हैं कोई वस्तु गति में है, या कब हम बोल सकते हैं कोई वस्तु विराम की अवस्था में होती है। अरे ये बात समझ में ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बोर्ड है ना, कुछ समय के बाद देखोगे हम, जैसे कि ऑब्जर्वर होगा, हम देख रहे हैं, कुछ समय के बाद देख रहे हैं, ये बोर्ड जहाँ के था वहीं के वहीं पर है। तब हम बोल सकते हैं ये बोर्ड जो है ना, ये विराम की अवस्था में है। जैसे हम यहाँ पे, जैसे कि हमारे टेबल पर कुछ वस्तुएं रखी है, वो भी क्या कर रही है? समय और प्रेक्षक के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर रही है, तो वो क्या कर रही है? वो गति की अवस्था में है। जैसे कार जो हो रहता ना, एक समय के बाद कुछ आगे बढ़ जाता, बढ़ते जाता है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि प्रेक्षक और समय के सापेक्ष देखते हैं तो अब उसकी स्थिति में बदलाव हो रही है, यानी कि सर वो गति में है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ये पृथ्वी जो होता है, अर्थ, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये गति में है। यहां तक कोई दिक्कत? अब इससे पता ये चल रहा है कि विराम की अवस्था और गति की जो अवस्था होती है, एक कैसी अवधारणा होती है? ये अगर देखी जाती है, सापेक्षिक अवधारणाएं होती है। आपकी ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे विराम की अवस्था और गति की अवस्था एक कैसी अवधारणाएं होती है, एक कैसी कॉन्सेप्ट होती है, तो ये आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट होती है। क्या होती है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत? इससे पता चल गया ना कि जो गति और विराम की अवस्था है, ये कैसी हमारी कॉन्सेप्ट हो सकती है? ये सापेक्षिक कॉन्सेप्ट हो सकती है, ये सापेक्षिक अवधारणाएं है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम गति को थोड़ी सी देखते हैं कि गति कितने प्रकार के होते हैं, सर ये बता दीजिए। देखिए एकदम आसान है। गति के प्रकार को अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या हो सकता है। गति की प्रकार को देखना है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन को अगर देखोगी दोस्तों, तो हम देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिख सकते हो? टाइप्स ऑफ मोशन। क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रकार। गति के प्रकार। अब गति की प्रकार में आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये आपका क्या है? गति की प्रकार। गति की प्रकार यहाँ पे किस किस बेस पर हम बांटे हैं?
एक है विमीय आधार पर, क्या है दोस्तों, विमीय आधार पर, विमीय आधार पर, विमीय आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो पहला जो होता है एक विमीय गति होता है, एक विमीय गति, क्या होता है दोस्तों, एक विमीय गति, इसे क्या बोला जाता है, वन डायमेंशनल मोशन, क्या बोला जाता है, वन डायमेंशनल मोशन बोली जाती है, ठीक है दोस्तों, वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा क्या हो सकता है, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, इसको बोला जाता है टू डायमेंशनल मोशन, क्या बोला जाता है, टू डायमेंशनल मोशन बोली जाती है, क्या बोली जाती है, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे तो ये क्या होता है, त्रिविमीय गति, क्या होता है, त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन, क्या होता है दोस्तों, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, यानी कि पथ के आधार पर, पथ के आधार पर। अब पथ के आधार पर अगर देखोगे तो पथ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, गति को अगर देखना चाहोगे कि पथ के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो गति के आधार पर पहला गति के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, तो अगर इसके आधार पर देखोगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं स्थानांतरीय गति, इसको इंग्लिश में बोली जाती है ट्रांसलेटरी मोशन, क्या बोली जाती है, ट्रांसलेटरी मोशन बोली जाती है, क्या बोली जाती है, ट्रांसलेटरी मोशन बोली जाती है। दूसरी जो होता है वो क्या होता है, घूर्णन गति, क्या होता है, घूर्णन गति, इसको बोला जाता है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, क्या होता है दोस्तों, रोटेटरी मोशन। उसके बाद देखोगी तो इसके बाद क्या होता है, जैसे कि स्थानांतरीय हो गया, घूर्णन गति हो गया, अब उसके बाद होता है दोलन या कंपन गति, कंपन गति होता है, दोलन या कंपन गति। दोलन को बोला जाता है ओसिलेटरी मोशन, क्या बोला जाता है, ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी क्योंकि कंपन है तो इसे बोला जाता है वाइब्रेटरी मोशन होता है। अब जैसे कि आपने देख लिया कि वाइब्रेटरी मोशन, और उसके बाद होता है प्रक्षेप्य गति, इसे बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या बोली जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन बोली जाती है। ये हो गया जैसे कि स्थानांतरित गति, ट्रांसलेटरी मोशन, घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, दोलन गति, ओसिलेटरी मोशन, प्रक्षेप्य गति, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके बाद ये जो होता है यहाँ पर तो आपकी स्पेस नहीं दिख रही है। अब तीसरा जो होता है वो होता है आपका होता है दोहराव के आधार पर, क्या होता है दोस्तों, दोहराव के आधार पर। दोहराव के आधार पर देखोगे तो इसे क्या बोली जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन। तो इसमें अगर देखोगे दोहराव के आधार पर पहला जो होता है पहला होता है आवर्त गति होता है, क्या होता है, आवर्त गति। आवर्त गति को क्या बोली जाती है, पेरियोडिक मोशन, क्या बोली जाती है, पेरियोडिक मोशन बोली जाती है। स्पेस नहीं है, दूसरे नंबर इसका लिख दे इधर, कोई दिक्कत, चाहोगे तो इधर भी लिख सकते हैं। तो उसका दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका सरल आवर्त गति, क्या होता है, सरल आवर्त गति, जिसे बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोली जाती है। जैसे कि आपने देख लिया
कि यहाँ पे गति के कुछ प्रकार होते हैं, ये पूरी प्रकार को यहाँ पे लिखी गई है कि गति की कितनी प्रकार होती है, टाइप्स ऑफ मोशन, बीमीय आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। एक बीमीय गति यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन, 2 बीमीय गति 2 डायमेंशनल, 3 बीमीय यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन। इसी तरीके से इसको स्थानांतरीय गति यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन, घूर्णन गति रोटेटरी मोशन, दोलन या कंपन गति ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, प्रक्षेप्य गति जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और दोहराव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन, पहला जो होता है पेरियोडिक मोशन और दूसरा जो यहाँ पे क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आ रही है ना समझ में? आपको यहाँ पे क्या बताई गई है, अभी कुछ नहीं बताई, ये तो थोड़ी सी आपको दिखाई गई है, लेकिन ये पूरा अभी तो बाकी है ना। ये गति और विराम की अवस्था के बारे में समझाया गया और गति की प्रकार के बारे में समझाया गया। अगर चाहते हो कि ये पूरी कंप्लीट कराई जाए ये चैप्टर तो आप लिख सकते हो, और इसका हैंड रिटेन नोट्स जो होगा पूरी डेफिनेशन पूरी अच्छी तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। थैंक यू।